अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो इसमें अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मॉडल में क्या होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं and revolves around the positively charged nucleus, which revolves around the positively charged nucleus. This uniform circular motion of the electron is equivalent to a current loop. Uniform circular motion है which is equivalent to a current loop which possesses a magnetic dipole moment IA. मतलब एक बोर मॉडल है जिसमें हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं which is negatively charged electrons, जो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का चारों तरफ में घूमता है। हम लोग निकालने जा रहा है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ आर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बोर मॉडल मतलब ही उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, एक तो है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि न्यूक्लियस का चार्ज चारों तरफ में घूमता है एंड दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है। सो इसका डाइपोल मोमेंट होता है I इंटू ए। Electron revolving anticlockwise around the nucleus in an orbit which has a radius, the orbit has a radius of r and with speed v। कितना स्पीड में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि v स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड है t। क्या क्या सीखा है, बोर मॉडल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का काम है। हम लोग निकालने क्या जा रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने जा रहा है, किसका, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, I इंटू ए। सो ये इलेक्ट्रॉन देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रेडियस कितना है r, स्पीड टाइम पीरियड t, कैपिटल T। सो देखो a nucleus is the positively charged, इक्विवेलेंट करंट क्या होता है, इक्विवेलेंट करंट होता है I इज इक्वल टू E बाई टी होता है। क्यों E बाई टी, क्यू बाई टी नहीं है, क्यू बाई टी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसलिए E बाई टी लिख दिया। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ टी 2 पाई आर बाई वी, एंड वी देखो ऊपर में चला गया, सो ई वी बाई 2 पाई आर। सो एरिया ऑफ द करंट लूप इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, चलो देखते हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसको हम लोग म्यू एल से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू आई ए। आई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुका है, अब भी निकला है, ईवी बाई 2 पाई आर। ए का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर।
पाई पाई कैंसल्ड, आर एंड आर स्क्वायर कैंसल्ड, क्या बन गया, म्यू एल इज इक्वल टू EVR by 2. Negatively charged electrons is revolving anti-clockwise. हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है इट इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज. हाँ बोलो सर. म्यू इक्वल्स टू आई ए कैसे हो गया? ये फॉर्मूला है कोई रिवॉल्विंग बॉडी का. रिवॉल्विंग बॉडी का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए है, ये रिवॉल्विंग बॉडी का ये क्या बोलता है मैग्नेटिक मोमेंट. हम लोग जो पहला दिन पढ़ के आया, ये देखो इधर पढ़ा था, ये जो पढ़ा था ना, यस सर. तो इधर भी लिखा हुआ है देखो, ठीक है. सर पर वो म्यू नहीं है तो एम. ये केस के लिए जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट कर रहे हैं. देखो मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली होता है एम, ठीक है. इसमें जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को घूम रहा है और एजम्पशन किया है कि बोर लाग मॉडल लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में घूम रहा है विथ रेडियस आर. तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट कर रहा है बाई म्यू एल से. देखो क्या हो जाता है कि हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटेड करंट फ्लो क्लॉकवाइज, ये अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो करंट फ्लो होता है एंटी, अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज होगा तो करंट फ्लो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा. बिकॉज वी नो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट. सो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of the revolving electron will be perpendicular to the plane. It will be perpendicular to the plane, and in the downward directions definitely. अगर करंट फ्लो क्लॉकवाइज होगा तुम्हारा हाथ लो, थंब रूल यूज करो, देखो जो कर्ल है फिंगर जो कर्लिंग हो रहा है दैट इज अगर क्लॉकवाइज होगा तो थंब चला जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. टेस्ट करके देख लेना. देख लिया? हाँ. यस सर. तो एंगुलर मोमेंट जो होता है, एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू एम वी आर. L इज इक्वल टू एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला. और एम वी आर का जाएगा में हम लोग पहले ही पढ़ के आए, एम वी आर का फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम. L इज इक्वल टू उसको डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या होता है एम सफिक्स ई लिख रहा है. व्हाई? क्योंकि हियर इलेक्ट्रॉन रिवर्स, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स, दैट्स व्हाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डायरेक्शन ऑफ L इज नॉर्मल टू द प्लेन डेफिनेटली. एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द L, perpendicular to the plane of the electron's orbit. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के साथ परपेंडिकुलर है, and in the upward direction which is shown in figure. देखो फिगर में दिया हुआ है, दिस इज L, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन. सो डिवाइडिंग 1/2 मतलब दिस बाय दिस, म्यू एल बाई एल अगर डिवाइड करोगे व्हाट हैपेंस, देखो म्यू एल का वैल्यू क्या था EVR by 2, नीचे क्या हो गया MVR. सो अगर कटकुट होगा तो क्या बनेगा, VR कैंसिल हो जाता है, क्या पड़ा रहेगा E by ME.
म्यू एल बाई एल, तो म्यू एल इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई 2m सफिक्स ई इनटू एल. We know very much what is L and what is mu L. और ये जो नेगेटिव साइन आ गया, जो वेक्टोरियली लिखोगे, क्वेश्चन ऐसा देते हैं, ये एक्सप्रेशन दे देगा, देके बोलेगा नेगेटिव साइन क्या डिनोट करते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है. नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द एल इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द म्यू एल. राइट, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हम देखा है. म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2me इनटू एल. बोला है नेगेटिव साइन किस लिए बैठा है. वन मोर क्वेश्चन, अगर तुम डेप्थ में जाके नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल है. नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है, the angular momentum of an electron in any permissible orbit is integral multiple of the h by 2 pi. This is called the Bohr's quantization condition. ये फॉर्मूला हम लोग पहले आई थिंक क्लास 11 केमिस्ट्री में था तुम लोगों का. तो दिस इज अ फॉर्मूला h by 2 pi where h is Planck's constant and n is the integral values. बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का कोई भी परमिसिबल ऑर्बिट में, उसका होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द h by 2 pi. ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए 11 में. h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या होता है nh by 2 pi. n मतलब क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन. ये हो गया एल का वैल्यूज. अभी एल का जो ये वैल्यू है, ये एल का वैल्यू तुम इधर पुट कर दो, इसमें पुट करो. एन क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल मल्टीपल्स जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन. राइट, सो ये जो एल है, एल का वैल्यू इधर पुट कर दो, इधर नहीं है सॉरी. ये हो जाता है. ठीक है, और पुट करोगे तो म्यू एल का वैल्यू क्या आएगा, दिस विल कम. ये हो जाता है. राइट, so what happens, equation gives orbital magnetic moment of an electron revolving in the nth orbit. जो इक्वेशन है वो क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट. जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इक्वेशन का यूज करते हैं. म्यू एल इज इक्वल टू n EH by 4 pi me. क्या डाउट है बताओ इतना तक. कुछ पूछना है. आ जाओ बोर्ड मैग्नेटॉन में. बोर्ड मैग्नेटॉन सही है. म्यू बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन. ऑर्बिटल मोशन का वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो एसोसिएट होता है विद एन इलेक्ट्रॉन्स, जिसका वजह से कि ऑर्बिटल मोशन का वजह से.
इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो क्या होता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या कितना ऑर्बिट रहता है, एक ही ऑर्बिट रहता है, एंड इट इज द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द म्यूएल। ये क्या है, दिस इज द मिनिमम वैल्यूज ऑफ म्यूएल एंड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू था, ऑर्बिट तो सिंगल है, हाइड्रोजन का केस में ऑर्बिट एक ही होता है, सो n का जगह में मैं 1 बैठा सकता है। अगर 1 का बैठाओगे तो बोर मॉडल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो दैट इज व्हाट म्यूएल मीन, डेफिनेटली म्यूएल मीन, ये n तो 1 है, तो 1 अगर बैठा दिया, सो दैट मीन्स दैट इज EH इज इक्वल टू 4 पाई ME। एनी डाउट? कुछ क्वेश्चन है? No, sir. अभी इसमें सारे वैल्यूज को बैठा दिया, E का वैल्यू बैठा दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट H उसका वैल्यू पुट कर दिया, 4 पाई और ME मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बैठा दिया, जो वैल्यू आया, एंड यू नो कल मैं समझाया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। और द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम है L जो है, एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन एंगुलर मोमेंटम S ड्यू टू इट्स स्पिनिंग मोशन। क्लास 11 का केमिस्ट्री में था इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन। द मैग्नेटिक मोमेंट possessed by an electron due to spinning motion is called intrinsic magnetic moment or spin magnetic moment। इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन में रहता है, घूमता है, तो दैट मीन्स टोटल, तो दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा हो जाएगा, सो दैट मीन्स एस क्या हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखो हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ा था, मालूम नहीं है तुम लोग का याद है कि नहीं है, हम लोग ऐसा बॉक्स ड्राइंग करता था, और हम लोग ऐसा करता कि देखो हम लोग देखते एक एक बॉक्स में 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहता था इन दिस मैनर। याद आ रहा है स्ट्रक्चर? हाँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग ऑपोजिट स्पिन में घूमता है, 2 ठो इलेक्ट्रॉन है ये बॉक्स में और 2 ठो अलग स्पिन में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ जो स्पिन होता है उसका, तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एस, उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एस। और म्यूएल तो हम लोग जानते ही है, म्यूएल इज इक्वल टू तुम्हारा माइनस E/2me, म्यूएल इज इक्वल टू होता है माइनस E/2me इंटू एल। और म्यू एस क्या होगा, म्यू एस होता है माइनस E/2me एस, उसमें एल था सॉरी। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देखो इसे म्यू एल लिख के रखा है, और अभी एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए एल को शिफ्ट करके एस कर दिया और 2 को गायब कर दिया। तो अभी क्या कर रहा है, म्यू इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेक्टर सम ऑफ द 2 मोमेंटा। क्या क्या है, एक है एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको एल पकड़ रहा है, और एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसको म्यू एस पकड़ रहा है। आई एम सॉरी, इसमें जो बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, और एक होता है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट,
दो टाइप ऑफ, एक है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यूएल कह रहा है, और एक होता है कि म्यू एस जिस विच इज कॉल्ड अ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये दोनों को ऐड करो, ऐड करके देखो ये वैल्यू आ जाता है, क्योंकि e टू दी e बाई माइनस e बाई टू m ई सफिक्स e अगर कॉमन कॉमन लेगा तो दैट मीन्स क्या था, l प्लस 2s आ जाता है। दोनों पार्ट था, दिस इज म्यूएल एंड दिस इज म्यू एस, उसका अंदर से माइनस e बाई टू m को कॉमन ले लो, इधर l पर आ जाएगा और इधर t2s पर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बोलो क्या तकलीफ है? सर नहीं है। सर हाँ बोलो। सर म्यू एस में तो 2 नहीं है। हाँ 2 नहीं हुए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 नहीं रहते। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि 5.29 पेज में चला जाएगा हम लोग। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका डेरिवेशन नहीं है हम लोग का, हम लोग म्यूएल को निकलाया था, लेकिन म्यू एस का डायरेक्ट दे दिया हम लोग। आई थिंक इसको भी मैं शेयर कर चुका था तुम लोग के साथ, अगर नहीं मिला तो मुझे थोड़ा रिमाइंडर देना। तो चलो अभी हम लोग आ गया ये चैप्टर का लास्ट मोमेंट में ये नहीं है, मैंने ये लास्ट डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है, इसके बाद और मैग्नेटिज्म के लिए कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं होगा, इसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेरी, देखो इसमें जो मैं बोल रहा है बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो टर्म है ये टर्म हमको जानना है, बहुत जरूरी है ये टर्म जानना, और सब टर्म ना सामना सामनी है, देख के लगता है सब सेम टाइप के ही है बट डिफरेंट है। हर एक टर्म को बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसका बाद ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है तुम्हारा हिस्टेरेसिस लूप, वो तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। उस समय क्वेश्चन मत पूछो सर मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, मैं इधर बहुत ध्यान से पढ़ा दे रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा दे रहा है, नहीं समझ गए एक अल्फाबेट में अगर प्रॉब्लम होगा प्लीज लेट मी नो। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, when magnetic material is placed in a magnetic field, जब मैग्नेटिक मटेरियल नॉट मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल is placed into a magnetic field, a magnetism induced in it, magnetic field that exists in vacuum and induces magnetism, is called a magnetizing field। क्या बोला है, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल के रखोगे, इसका अंदर पर मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होता है, मतलब इंड्यूस मतलब जानते हैं तुम लोग, इंड्यूस मतलब होना। और कोई एनीवन? ला भूल गया क्या तुम लोग? गेन, हाँ सर। इंड्यूस्ड मतलब क्या है? इंड्यूस मतलब किसी चीज से जनरेट होना।
कुछ कुछ चीज। ओके, ठीक है। प्रोड्यूस हो। प्रोड्यूस नहीं है, कौन बोला प्रोड्यूस है? हाँ, प्रोड्यूस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि प्रोड्यूस होता है पर नहीं। हाँ, फॉर टाइम बिंग प्रोड्यूस होता है, यानी इंड्यूस मतलब फॉर टाइम बिंग उसमें आ जाता है। मेरे याद आ रहा है, मैं प्रिया को लास्ट डे बताया था, वो बताया था प्रोड्यूस होना, प्रोड्यूस नहीं होता है, फॉर टाइम बिंग उसमें आता है। इसका मतलब क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है। फॉर टाइम बिंग जिसमें इंड्यूस होता है करंट, राइट, दैट इज कॉल्ड फॉर टाइम बिंग, उसमें मैग्नेटिज्म आते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिज्म उसका अंदर इंड्यूस्ड होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, मैग्नेटिक फील्ड जिसको तुम, जो कि वैक्यूम में रहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में है एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में है और देखो इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है टू अदर मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल का अंदर में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहा है, that is called a magnetizing field, and the formula b naught, the formula b naught is equal to mu naught ni, b naught is equal to mu naught ni होता है। this field is called magnetizing field, this field is called magnetizing field, and which is caused by the so-called free electrons, which is caused by the so-called free electrons। ये कुछ बोल रहा था, बोलो। फिर करंट, करंट मतलब? फिर वो फ्री करंट। हाँ, सो कॉल्ड फ्री करंट इन द सोलेनोइड। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, इट इज कॉज्ड बाय द सो कॉल्ड फ्री करंट इन द सोलेनोइड। सिंपल बात होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम लोग सीख रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में रहता है और मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल का अंदर। So is known as magnetizing field। सर बोलो। सर तब तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसी किसी का अलग होगा क्या? सबका ही सेम होता है। सर ये तो सोलेनोइड का है ना, अगर टोरोइडल सोलेनोइड तो नहीं सर, उसका अलग होगा। सॉलिनॉइड ने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ओ जस्ट एन एग्जांपल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात तो लास्ट सेंटेंस को छोड़ ही दो, सिंपल बात है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है उसमें आ जाओ। जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऊपर वाला जो सेंटेंस है तुम्हें समझने के लिए लिखा है, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उसका अंदर में मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होता है अगर इंड्यूस्ड होगा सो उसमें क्या हो जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड हो सकता है, उसको बता रहा है। अब तुम्हारा डेफिनेशन स्टार्ट होता है ये जगह में, द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल का ऊपर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है, दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट ए नाइन, बस हो गया। और एक बात है, तुम लोग बोल सकते हो सर कोई भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो सकता है। हाँ, 99% केस में आई विल से यस इट इज ट्रू, बट
एक मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा होगा, वो इतना ही उसका स्ट्रेंथ कम है, और दूसरा का अंदर में मैग्नेटिज्म इंड्यूस करने नहीं सकता है। अगर लो स्ट्रेंथ वाला जो मैग्नेटिज्म होता है और दूसरा किसी का ऊपर मैग्नेटिज्म इंड्यूस करने नहीं सकता है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिज्म फील्ड नहीं बोलेगा। मैग्नेटिक फील्ड है बट मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं होगा उसमें। जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में रह के दूसरा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फॉर्मूला क्या है? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक इंडक्शन, the total number of magnetic lines of force crossing per unit area normally through a material is called the magnetic induction। हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन इन प्रैक्टिकल सेंस में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का सामने कोई मैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाओगे तो मैग्नेटिज्म आ जाता है, विकृष्ट नहीं कराओगे, बट तुम लोग अगर कभी खेलोगे तो देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई मैग्नेट का सामने दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाने से तो तुम्हारा क्या फील हो रहा है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को खींच रहा है मैग्नेट, मतलब ये उसका अंदर इंड्यूस इंडक्शन का वजह से वो खींचता है। लेकिन बात होता है कि डेफिनेशन में अगर चाहोगे, मतलब टोटल और इंडक्शन होता कैसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेफिनेटली क्रॉस कर रहा है नॉर्मली पर यूनिट एरिया थ्रू अ मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल तुम लेके गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स उसका थ्रू क्रॉस कर रहा है, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है उसका ऊपर। सो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ magnetic lines of force crossing per unit area normally through a material, and SI unit of magnetic induction is Tesla। Any doubt? कोई डाउट नहीं है? सर हाँ बोलो। फिर बोलिए ना मैग्नेटिक इंडक्शन को। Total number of magnetic field lines, magnetic lines of force, total number of magnetic lines of force crossing per unit area normally, मतलब परपेंडिकुलरली अगर कोई क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया मतलब क्या होगा, मान लो 1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर फीट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्टीमेटली 1 होना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर पकड़ लो, ऐसा यूनिट अगर पकड़ने जाते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया में जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक इंडक्शन, that is known as magnetic induction। समझ गया सर। ठीक है, anybody has any question please? सर हाँ मैग्नेटाइजिंग, ये मैग्नेटिक इंडक्शन में जो म्यू नॉट है ना, वो क्या ना, वो मैग्नेटिक मोमेंटम है क्या? क्या बोला? मैग्नेटिक इंडक्शन में जो म्यू नॉट है? नहीं सर, वो मैग्नेटिक, वो क्या नाम है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जो म्यू नॉट है ना, वो नो मैग्नेटिक मोमेंटम है ना? नो, म्यू नॉट मतलब क्या है? यू नो इट? वो तो म्यू एल होता है मैग्नेटिक मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। म्यू नॉट क्या होता है बताओ? permeability। पर मैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो दूसरा मटेरियल को दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल में इंड्यूस करते हैं, दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल में इंड्यूस करते हैं मैग्नेटिज्म। तो जितना एबिलिटी है और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी किसको कहता है? एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ वेक्टर h। इसको हम लोग किससे एक्सप्रेस कर सकता है? h से एक्सप्रेस कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनो, H क्या होता है? दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूज है हिस्टैरिसीस लूप में, समझना पड़ेगा तुम्हें। एंड इट्स मैग्नीट्यूड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐसा करके बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स flowing round the unit length of solenoid। मैग्नीट्यूड कैसे करके निकलेगा कि the number of turns Ni flowing round the unit length of solenoid required to produce the given magnetic field H is equal to Ni। मतलब तुम सोलिनॉइड का जितना टर्न दोगे पर यूनिट में, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट, मतलब मान लो 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 फुट हो सकता है। यूनिट लेंथ में जितना नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स तुम प्रोवाइड करोगे, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सो हम लोग क्या कह सकते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और बात ऐसा होता है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या था? बी नॉट म्यू नॉट एन आई, बी नॉट म्यू नॉट एन आई ये होता है। तो एन आई का जगह में हम लोग एच बैठा देते हैं। रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब क्या होता है? बी नॉट म्यू नॉट एन आई। और एन आई का जगह में अगर हम एच बैठा देते हैं तो क्या होता है? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, एंड एच इज इक्वल टू क्या होता है? बी नॉट बाई म्यू नॉट। ये फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखो, ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। कुछ पूछना है? सर हमको मैग्नेटिक फील्ड क्लियर नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सॉरी। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो होता है जो दूसरा में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसको कहते हैं जो दूसरा में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटाइजिंग, उसको हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझा? मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है, जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है,
दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल में, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ में आया? तो फिर यहाँ पे सर ये एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाला बोल रहे हैं ना, हाँ, मैग्नेटाइजिंग। तो उसमें उसका पावर कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है, उसको उसका पावर कहते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग पावर दे सकता है। समझ में आ रहा है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड वही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करता है मैग्नेटिज्म पर, मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बताओ क्या समझा? समझ गया। क्या समझे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है, और कोई जो मैग्नेटिक मटेरियल पर, कोई भी मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है ना। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अभी उसका जितना एबिलिटी ज्यादा है जितना एबिलिटी है उसको कहते हैं इंटेंसिटी। अभी मैग्नेटिक फील्ड में एक एग्जांपल लिया था, तुम लोग कंसीडर किया था टॉरॉइडल सोलेनॉइड, तुम लोग ऑलरेडी को है सोलेनॉइड का, व्हिच कैरिंग करंट आई करंट कैरिंग कर रहा था, और टॉरॉइडल सोलेनॉइड को वैक्यूम में रखा गया है। अगर n टर्न्स पर यूनिट लेंथ यूज करोगे, अगर n टर्न्स पर यूनिट लेंथ यूज करोगे, देन द सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द सॉलिनॉइड क्या होता है? तो फॉर्मूला दे दिया, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मतलब एक टॉरॉइडल सॉलिनॉइड जो है उसका शेप याद है तुम लोगों का, उसको अगर वैक्यूम में रखोगे सॉरी, वैक्यूम में रखोगे, रखने का बाद n टर्न्स अगर होगा पर यूनिट लेंथ में, सॉलिनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n पर यूनिट लेंथ में, पर 1 मीटर में, then the magnetic field setup in the solenoid is given by what? B naught is equal to mu naught Ni. Right? Is that clear? सर ये फॉर्मूला जो ना सिर्फ ये सोलेनॉइड वाला के लिए यूज होता है। हाँ, नहीं तो तुम नंबर ऑफ टर्न्स दिखाओगे कैसे? ठीक है ना? मैग्नेटाइजिंग फील्ड कुछ चीज के लिए भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है, अल्टीमेटली उसको बी नॉट कहते हैं। अभी तुम अलग मैग्नेट लेके काम करोगे तो उसका अकॉर्डिंगली उसका फॉर्मूला अलग होगा। अल्टीमेटली बी नॉट तो है। हम लोग एग्जांपल लिया था एक टॉरॉइडल सोलेनॉइड लेके, हम लोग एग्जांपल दिया था कि टॉरॉइडल सोलेनॉइड देखे राइट? एनी डाउट? फ्रॉम एनी एंड प्लीज। No, sir. सो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच तो हो ही गया, ये तो बता दिया। नेक्स्ट पार्ट होता है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। देखो हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, विच इज कॉल्ड एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एंड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन का इंटेंसिटी क्या होता है?
पर यूनिट एरिया में जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है जब कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड में कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे, कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे, उसका अंदर में पर यूनिट वॉल्यूम पे 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 क्यूबिक फुट, कुछ भी हो सकता है। मान लो 1 मीटर क्यूब में, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड होता है उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और सिंपली वी कैन से मैग्नेटाइजेशन। और एक बार सर। एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड यूज करो, उसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखो, तो उसका अंदर में डेफिनेटली मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड होगा। तो वही मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हो रहा है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखो, उसका अंदर मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करो, अब उसका अंदर में पर यूनिट वॉल्यूम में मान लो 1 मीटर क्यूब में जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड होते रहते हैं उसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट। या फिर हम लोग सिंपली मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एंड दैट इज इक्वल टू, देखो क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सो स्मॉल m बाई v। अंडरस्टूड? निकिता समझ में आया? यस सर। ये सब टर्म को ईच एंड एवरीवन को मैं बोल रहा है कि समझो, नहीं समझने से फेस करो, बताओ मुझे। हिस्ट्री से तुम जो पढ़ने जाऊंगा ये सब टर्म का तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सर हम्म मैग्नेटिक इंडक्शन को एक बार बताइए। मैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन उसको कहते हैं कि मान लो कोई एक मैग्नेट है, उसका सामने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा है, एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो जितना नंबर ऑफ माने टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेगा? मैग्नेट का वजह से उसके चारों तरफ में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, जो क्या होता है नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर क्रॉस करके चला जाता है थ्रू अ मटेरियल, थ्रू अ मटेरियल परपेंडिकुलरली क्रॉस करके चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो क्या तकलीफ हो रहा है? नहीं है सर कुछ। एनीबॉडी हैज एनी इशू? देखो इसमें मान लो IM क्या होता है? IM मान लो कि जरूरी है इसको पढ़ना।
हाँ, इसमें चला जाओ, ये जगह में जोड़ नहीं, इसमें ये डेफिनेशन को पढ़ो कि ये वाला डेफिनेशन को पढ़ो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग इस ढंग से भी बोल सकते हैं कि द पोल स्ट्रेंथ डेवलप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए मटेरियल। मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जब मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे, उसका अंदर में पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना अमाउंट ऑफ पोल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, जितना अमाउंट ऑफ पोल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, ये वाला पार्ट देखो। M for intensity of magnetization, QM for what? Pole strength। A मतलब क्या होता है? Cross sectional area of the material। समझ गए? सर सो चलो आगे बढ़ते हैं। वेबर क्या होता है सर? क्या? वेबर वो भी यूनिट है, वेबर भी यूनिट ही होता है, उसको अलग यूनिट से लिखता है तो उसको वेबर होता है। जैसे टेस्ला यूनिट है तो वेबर भी यूनिट होता है। ये देखो, डब्ल्यू बी मीटर टू द पावर -2, वेबर मीटर टू द पावर -2, टेस्ला हो सकता है या वेबर मीटर टू द पावर -2 हो सकता है, ऐसा करके। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उसको लेके पड़ेगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के डेफिनेशन मैं तुम लोग को लिखा दिया था, उसको ऊपर में लिखा हुआ है। परमिएबिलिटी क्या होता है, मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द मटेरियल, वो तो उसको नहीं लिखे। इसमें सिंपली मैथमेटिकली तुम अगर म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच लिखोगे ना, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैं तुम लोग को बताया था कि म्यू नॉट मतलब होता है व्हेन इट इज केप्ट इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम, और म्यू मतलब कोई भी मटेरियल में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग बी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन को, बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एग्जैक्टली इतना पढ़ने से हो गया, म्यू इज इक्वल बी बाई एच फॉर्मूला याद रखने से हो गया। ये वाला जो डेफिनेशन है, इस ढंग का डेफिनेशन मैं लिखा दिया था ऊपर में, जो मैं दिखा रहा है ये वाला पार्ट, वो मैं ऑलरेडी दिखा दिया था तुम लोगों को। तो उसको इग्नोर करके ये जगह में चला जाओ डायरेक्ट। बी और एच, बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये दोनों का जो रेशियो है उसको हम लोग कहते हैं म्यू। नेक्स्ट पार्ट होता है, हाँ बोलो। एक बार ऊपर गए ना तो मैग्नेटाइजिंग बोलेंगे। हाँ बोलो। B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सर हाँ, ये सिर्फ सोलोनॉइड के लिए ना, सबके लिए? सॉलिनॉइड के लिए ये फॉर्मूला दिया है, बी नॉट विल बी इक्वल फॉर ऑल, लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट केस में डिफरेंट हो जाता है। इसमें एक एग्जांपल दिया है सॉलिनॉइड का केस। अगर तुम इफ यू टेक अ टॉरॉइडल सॉलिनॉइड, देन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n हो गया, I हो गया करंट फ्लो, एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हाँ सर। ठीक है,
पर यही फॉर्मूला तो यूज किया है इधर। ये फॉर्मूला सोलिनॉइड का, टॉरॉइडल सोलिनॉइड का ऊपर बेस करके ये लोग डिराइव कर रहे हैं हर जगह पे। अभी तुम बाकी लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपको तो एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं, वेरियस शेप हो सकता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वेरियस शेप हो सकता है। तो इसमें एक केस लेके तुमको दिखाया, एक इंस्टेंस दिखाया, राइट। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गया, B/H रेशियो। सो SI यूनिट ऑफ म्यू, SI यूनिट ऑफ म्यू क्या होता है? दैट इज टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्योंकि देखो SI यूनिट ऑफ म्यू क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या होता है? B, दैट इज टेस्ला। H मतलब क्या होता है? एम्पियर मीटर इनवर्स। अभी मीटर इनवर्स जो है ऊपर में जाने से क्या होता है? मीटर हो जाता है। एम्पियर नीचे था, ऊपर में जाने से एम्पियर इनवर्स हो जाता है। तो TMA इनवर्स लिख सकते हैं हम। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी व्हाट? MLT टू द पावर -2 इनटू A टू द पावर -2। नेक्स्ट पार्ट रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ये होता है कि द रेशियो बिटवीन द permeability of the medium to the permeability in the free space, दोनों का रेशियो को कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ऊपर में क्या रहता है? जो मीडियम का परमिएबिलिटी में ले रहा है, नीचे रहता है जो फ्री स्पेस का है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? एक्सप्रेशन देख के तुम लोग समझ गया होगा, रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको H कहते हैं। ये दोनों का रेशियो को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको देखो ची साइन से डिनोट करता है। एक्स टाइप का ही है ची साइन। ये ससेप्टिबिलिटी हम लोग का पहले भी मिला है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मिल रहा था। तो इसमें है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसलिए सफिक्स में एम लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू M/H। एनी डाउट प्लीज? नेक्स्ट पार्ट होता है कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका अंदर में रिलेशन क्या है? देखो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब हम लोग जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। और फिर B का वैल्यू हम लोग ये भी जानता है कि म्यू H। तो B का जगह में मैं म्यू H को लिख दिया। B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस M, वो हम लोग जानते हैं, पहला वाला पेज पे देख के आए। और B का वैल्यू म्यू H भी है, वो भी देख के आया। अब ये दोनों को इक्वल कर दो, म्यू H इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। बोथ साइड को H से डिवाइड करो, म्यू H बाई H करने से म्यू आते हैं, और इसमें क्या होता है? H बाई H, सो 1 M/H। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस MH M/H। तो म्यू मतलब क्या हो गया? म्यू नॉट म्यू। और इसमें क्या होता है? म्यू नॉट ब्रैकेट का अंदर M/H मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज x टू द पावर x सफिक्स m। अंडरस्टूड? अगर म्यू नॉट काटोगे तो क्या होता है? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स जी एम, ये जो लिखा हुआ है। बोलो क्या तकलीफ हो रहा है? एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। एक्सएम क्या है सर? जो मैं पढ़ाया था इसका पहले ची बोल के पढ़ा रहा था ना,
OG. ससेप्टिबिलिटी M/H. M मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड H मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. सर हम्म. सर वो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट बाई म्यू आर होता है तो ना, इसलिए लिखा है ना. म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई म्यू आर. सर ये लास्ट लाइन. और ये वाला. हाँ हाँ हाँ. हाँ म्यू इज इक्वल टू ओ म्यू हाँ. म्यू आर मतलब म्यू आर इज इक्वल टू होता है क्या? म्यू आर इज इक्वल टू क्या? म्यू बाई म्यू नॉट. हाँ एग्जैक्टली जो हम लोग पढ़ा है ना रिलेटिव परमेबिलिटी में, हाँ हाँ हाँ. वही है वही है. कुछ पूछना है? नो सर. इसमें छोटा वाला पार्ट इधर से छोटा मोटा क्वेश्चन आता है. डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है. नंबर 1, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? which develop feeble magnetization in the opposite direction of the magnetizing field, and such substances are feebly repelled by magnets and tend to move from stronger to weaker parts of the magnetic field. मेन बात तो क्या होता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है, अगर मैं इतना तक पढ़ूंगा काफी, कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें होता है अगर उसको तुम कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो उसका अंदर में फिबल मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होता है. फिबल बहुत बहुत ही मिनिमम. लेकिन लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. एक चीज ये जानना पड़ेगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिबल होता है, बहुत ही कम होता है, बट उसका डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. जैसे कि क्वेश्चन आता है, define diamagnetic substance and give the example of it. Bismuth, copper, lead, zinc, tin, gold. इसका अंदर में मैग्नेटिज्म आ सकता है, इंड्यूस हो सकता है, बट वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट पर, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट पर हो सकता है. राइट. और डायरेक्शन क्या होता है याद रखो, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. Any doubt? Any question, please? सर फीवर मतलब थोड़ा सा ना. Very nominal, very negligible बोल सकते हैं. सेकेंड क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? Which developed feeble magnetization in the direction of the magnetic field. दोनों ही feeble होता है, लेकिन इसमें क्या है? In the direction of the magnetizing field होता है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? इसमें भी feeble magnetization होता है when it is kept to the magnetic field, when it is kept to the magnetizing field, but इसका डायरेक्शन क्या होता है? Towards the direction of the magnetizing field. एग्जाम्पल क्या होता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सोडियम. And the last one but not least, that is called a ferromagnetic substance. And you know
द सब्सटेंस आर व्हाट, जो कि स्ट्रांगली, ferromagnetic substances are those which develop strong magnetization in the direction of magnetizing field, in the direction of magnetizing field. For example, you know iron, nickel, cobalt. समझ गए? Any question please? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना इसको, नहीं थोड़ा सा नीचे। हाँ हाँ, सर, ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तो सेम जैसा लिखा है। मैं दिखाया था तुम लोगों को, एक है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डिफरेंस हो जाएगा मैं। ठीक है, कुछ पूछना नहीं है तो मैं प्रोसीड करते हैं। एक्चुअली कुरीज लोग इतना आता नहीं है, मैं एक बार देखा था कुरीज लॉ, एक बार ही देखा था, आया था, तो इसीलिए हम इसको छोड़ता नहीं है, तो पढ़ा ही दे रहे हैं। इसमें वही बोला है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, हम लोग पैरामैग्नेटिक ऑलरेडी पढ़ चुका है, which is directly proportional, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है, जो इंटेंसिटी होता है पैरामैग्नेटाइजेशन का, which is proportional to the magnetizing field, directly proportional to the magnetizing field, m proportional to the h, and inversely proportional to the absolute temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी तो मैग्नेटाइजेशन घटेगा। तो यही होता है कुरीज लॉ, और इसको ज्वाइन करके लिखोगे तो m प्रोपोर्शनल टू द h/t इज इक्वल टू करोगे, एक c आ जाता है, और क्या होता है h इसका नीचे चला गया, m/h को हम लोग क्या कहते हैं, x suffix m कहते हैं, and c is the Coulomb constant, x suffix m is the susceptibility of the material. x suffix m जो है, मतलब chi suffix m जो है, it is the susceptibility of the material we know, and c is the Coulomb constant, or this relation is known as the Coulomb's law. तो हमको ये पार्ट को अलग से लिखा है, law states that far away from the saturation, the susceptibility of a paramagnetic substance, paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. Yes, it is. Chi inversely proportional to the absolute temperature, कैपिटल टी कहते हैं। एग्जैक्टली ये लॉ आया था, और इधर से कुछ भी कभी नहीं आया। ये ग्राफ को भी ड्राइंग कर सकता है, बट हम देखा नहीं कभी आया है बोल के, तो पढ़ के जाने से ठीक है, कभी दे दिया बट आता नहीं है, कोई लेस इंपॉर्टेंट है। और ये कंपैरेटिव स्टडी मैं पढ़ा दिया, डायमैग्नेटिक स्टडी, डायमैग्नेटिक इंडक्शन सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ऊपर कंपैरेटिव स्टडी है, 10 तो है, 5 तो पढ़ने से काफी, मोर देन इनफ। इसको पढ़ लो। And the most important part of this chapter, that is called a hysteresis loop. Last but most topic of this chapter.
Last topic and most important topic of this chapter is called the hysteresis law. बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसा तुम लोगों को बताया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन, और बताया था एमसीजी बताया था। सिमिलरली मैग्नेटिज्म का ऊपर में ये टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हिस्टेरेसिस। तो ये अगर हम लोग कर लेगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग। तो हम लोग का जो टारगेट था कि बाय थर्ड में हम लोग 5th चैप्टर तक खत्म कर चुके होगा, तो हो ही जाएगा। वी क्रॉस्ड आवर टारगेट। अभी तक क्रॉस नहीं किया, ये खत्म होने के बाद ही क्रॉस कर पाएगा। तो हम थर्ड में हम लोग देखेगा कि 6 चैप्टर चल रहा है। 6 चैप्टर छोटा चैप्टर है, 6 चैप्टर। अगर ठीक ठाक क्लास होगा, परफेक्ट क्लास होगा, अगर मेरा हेल्थ भी परमिट करेगा, सो बाय ट्यूसडे वेडनेसडे तुम लोग का 6 चैप्टर तक खत्म हो जाएगा। बट बिफोर दैट देखना पड़ेगा, ये भी एक टॉपिक है कि देखना पड़ेगा थर्ड में कब क्या होने जा रहा है। देखो क्या होता है। चलो हिस्टेरेसिस लो। तुम लोग डेफिनेटली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बारे में याद है, मैं जो अभी बताया, जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। तो क्या करेगा, फेरोमैग्नेटिक सैंपल को अगर तुम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे एंड द सैंपल गेट्स मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन, धीरे धीरे क्या होता है, इसका अंदर में मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, माने मैग्नेटाइज्ड होता है। मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड एंड मैग्नेटाइज्ड होने का अंदर में काफी डिफरेंस है। मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड एंड मैग्नेटाइज्ड का अंदर में काफी डिफरेंस है। मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड मतलब टेम्पोरली इट हैपेंस, और मैग्नेटाइज्ड मतलब राइट। सो क्या होता है, एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H वेरीज, अगर H वेरीज होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H अगर वेरीज करेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन B डज नॉट वेरी लिनियरली। अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी वेरी भी करेगा तो क्या होता है, सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H वेरी कर सकता है, वेरी करने का साथ साथ, लेकिन अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेरी करेगा, H जो है वो वेरी कर रहा है, लेकिन B जो है मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ चुका है ऑलरेडी, इट डज नॉट वेरी लिनियरली विथ H का साथ B लिनियरली वेरी नहीं करता है। और हम लोग परमिएबिलिटी जो पढ़ा है, म्यू विच इज इक्वल टू B by H, और परमिएबिलिटी इज नॉट कांस्टेंट बट वेरीज विथ H। डेफिनेटली परमिएबिलिटी कांस्टेंट नहीं है, ये H का साथ क्या करते हैं, वेरी करता है। व्हाट इज H? H इज कॉल्ड अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। म्यू कांस्टेंट नहीं है, इट वेरीज विथ H, राइट। H वेरीज के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो भी लिनियरली वेरी नहीं करता है H का साथ। समझ गए, कुछ कुछ केस है हम लोग क्या काम कर रहे हैं। एक है म्यू, मैं बताया, जो कि B और H का रेशियो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? H वेरी करता है, B वेरी करता है बट लिनियरली नहीं करता है H के साथ। तो H और B अगर वेरी करेगा तो म्यू कैसे कांस्टेंट होगा? एंड डेफिनेटली इट वेरीज विद H।
ये वेरी करते हैं एज के साथ। कुछ पूछना है ये पैराग्राफ से प्लीज। मेरा आवाज आ रहा है तो तुम लोगों का पास? sir. यस सर। देखो ये जो ग्राफ है इसमें ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन बी विथ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, ये क्या शो करता है? वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी विद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। ये जो ग्राफ है देखो, ये लाइन है एच, ये लाइन है एच एंड ये लाइन है बी। ये लाइन है बी और ये लाइन है एच। एच मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगा। ये मैग्नेटाइजिंग होगा, डू करेक्ट ऑन इट। एंड B is what? This is magnetic induction. B is what? Magnetic induction. अब देखो क्या होता है सॉरी, बहुत ध्यान से सुनो ये पाठ को। अगर द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B विथ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, पॉइंट O जो है, O पॉइंट जो है, इट रिप्रेजेंट द इनिशियल अनमैग्नेटिक स्टेट ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सैंपल। क्या करेगा कि इनिशियली क्या करेगा? अनमैग्नेटिक स्टेट, एक फेरोमैग्नेटिक सैंपल को हम लिया है। फेरोमैग्नेटिक सैंपल क्या होता है? यू नो इट। फेरोमैग्नेटिक सैंपल क्या होता है? Strong, जो strongly attract होता है magnetic field में। ठीक है, जो strong magnetism राइट राइट। अभी क्या होता है कि मैग्नेटिक ओ पॉइंट वही है जहां पर जब ओ डेफिनेटली फेरोमैग्नेटिक सैंपल है लेकिन उसका अंदर थोड़ा भी मैग्नेटिज्म नहीं है, एकदम इनिशियल कंडीशन। अभी क्या होता है? उसको रखा गया है मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर। अभी बहुत ध्यान से देखना शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी शुरू हो रहा है। हम धीरे धीरे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। जब वह बढ़ा रहा है एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व? बी भी बढ़ रहा है बट नॉट लीनियरली। मैं बोला था ना, ये लीनियरली बढ़ता नहीं है। देखो ऐसा नहीं है वो स्ट्रेट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है? बी एच के साथ बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है बट नॉट लीनियरली। एंड एक लेवल में जाके वो सैचुरेट हो जाता है। मतलब तुम जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाओ, जितना भी बढ़ाते रहो और बढ़ेगा नहीं। मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन का और नहीं होगा, मतलब उसका अंदर में वो और मैग्नेटिज्म नहीं होता है, माने मैग्नेटाइज्ड और नहीं होता है। एक लेवल तक तुम जितना बढ़ाओगे उसका अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होता रहता है, इंड्यूस्ड होता रहता है, इंड्यूस्ड होता रहता है। लेकिन एक लेवल का बाद, दैट लेवल ए पॉइंट मान लो, इसका बाद उसका बाद उससे ज्यादा और मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होने नहीं सक रहा है। और ज्यादा टाइम तुम अगर इंड्यूस्ड करते रहोगे ना, वो क्या होता है? उसका अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है। इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सैंपल।
उसका अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है। समझ में आया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज करते जा रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज करते जा रहा है विद द टाइम ऑफ द इंक्रीजिंग होने के साथ साथ क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, एज वेल एज उसका इंडक्शन होते रहता है। और इंडक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें एक लेवल हो जाता है जिसका बाद और उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड करने नहीं सकता है, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेशन पॉइंट आने का साथ साथ क्या हो गया, साथ साथ उसका पहले से ही वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, राइट। अब मैं क्या कर रहा है, देखो अब मैं कर रहा है कि जो मैं ये किया, जो मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाया था, अभी हम उल्टा साइड से चलना शुरू किया है, मतलब घटा रहा है अभी। अभी मैं क्या कर रहा है, इसको घटा रहा है। देखो ये बढ़ा रहा था, सैचुरेशन पॉइंट में पहुंचने के बाद तो कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम लोग H मैक्स कह सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको घटाना शुरू किया है। तो घटाने का साथ साथ तो देखा गया है कि इसका अंदर में मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो भी घटना शुरू किया है, बट नॉट द सेम पाथ। जो पाथ से वो बाहर के आया था सेम पाथ से नहीं होता है, वो क्या होता है, दूसरा और पाथ घुस ले लेते हैं। और मजा ये हो जाता है जब मान लो ये जो इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जब आके जीरो में पहुंच गया, मतलब दिस कंडीशन, एक कंडीशन में पहुंच गया, ये कंडीशन में पहुंच जाता है ये वाला पार्ट में, तब देखो सब्सटेंस का अंदर में कुछ मैग्नेटिज्म बच के रहते हैं। समझ गए? कोई भी तुम्हारा उसका अंदर में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है नहीं, डायरेक्ट मैग्नेटाइजिंग गायब, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सैंपल तुम रख दिया था ना, उसका अंदर में मैग्नेटिज्म क्या हो गया, अभी मैग्नेटाइज्ड होके बैठा हुआ है। इंटेंसिटी जीरो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटाइज्ड होके बैठा हुआ है वो सब्सटेंस। अगेन आई एम टेलिंग, मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को फुल्ली अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है। मैं धीरे धीरे मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा रहा था, उसका साथ लीनियरली नहीं है बट उसका मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ रहा है, राइट। एक लेवल में जब पहुंच के देखा है, उसका ऊपर और मैग्नेटिक इंडक्शन सैचुरेट हो गया, मतलब और नहीं बढ़ रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या कर रहा है, मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का भी घटाना शुरू किया है। घटा के दिखा है, जब मैं जीरो पहुंच गया है, देखा उसका अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बच गया, मतलब द फेरोमैग्नेटिक सैंपल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। इनिशियली हो गया था फुल्ली अनमैग्नेटाइज्ड था, कोई मैग्नेटिज्म था ही नहीं उसका अंदर। अब क्या हो गया, तुम देखो इसका इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट गायब कर दिया, फिर भी उसका अंदर मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या किया है, देखो अभी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ये लिखा हो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H is gradually decreased to zero, B decreases but along the path of AB, मतलब जो पाथ से उठ के आया था सेम पाथ में नहीं है वो। It is found that magnetic induction B does not become zero, मैग्नेटिक इंडक्शन उसमें जीरो नहीं होता है when the magnetizing field H zero and sample is not demagnetized even when magnetizing field has been completely removed, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को उठा के फेंक दो बाहर में, नहीं है उसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फिर भी यू विल ऑब्जर्व जो फेरोमैग्नेटिक सैंपल जो तुम्हारा जिसका अंदर में
अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में था, वो क्या हो गया, उसका अंदर में मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो नहीं हुआ है, मतलब मैग्नेटिज्म वो मैग्नेटाइज होकर बैठा हुआ है, वो जीरो नहीं हुआ है। सोचो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो नहीं है, मतलब मैग्नेटाइज्ड, द सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड। अब क्या करूंगा देखो, अब क्या कर रहा है, देखो, the magnetic induction left behind the sample after the magnetizing field has been removed is called residual magnetism or retentivity or renaissance। क्वेश्चन आता है, what is residual magnetism or retentivity or reminiscence, किसको कहते हैं, राइट मतलब when magnetizing field intensity gets zero but some magnetic induction left behind, that kind of magnetism is known as residual magnetism। अभी मैग्नेटिज्म तो उसका ना आ गया, तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर रहा है, अभी मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज करते जा रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज करते जा रहा है, टुवर्ड्स कंप्लीटली ऑपोजिट साइड में मैं इंक्रीज करते जा रहा है। जैसे इंक्रीज करते जा रहा है, वी ऑब्जर्व कि इसका अंदर में, वी ऑब्जर्व इसका अंदर में जो मैग्नेटाइजिंग होके बैठा हुआ था, वो क्या होता है, अभी डिक्रीज होने शुरू हो गया, ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, एंड डिक्रीज होके कहां पे पहुंचा है, सी पॉइंट में पहुंच गया, सी पॉइंट में पहुंच गया। ठीक है, इतना तक किसी का डाउट है, प्लीज आस्क। ठीक है, सर, हाँ बोलो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, that is the sample is not demagnetized even when the magnetizing field has been removed। राइट राइट, इसका मतलब इसका मतलब ये जाएगा में देखो, इसका मतलब ये जाएगा में देखो, इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गया, बट बी देखो जीरो में आया, बी इधर आया, नहीं। ऑप्शन है तो इधर, मतलब क्या उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म रह गया, हाँ। राइट, तो वही बोल रहा है। तो ये जो इधर तो जीरो नहीं हुआ है, ये वैल्यू को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये इधर से इधर तक जो वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। तो रिमूव क्यों बोला उधर में? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैं रिमूव कर दिया, क्योंकि तुम जो उसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहा था ना, उसको तुम बढ़ा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, बी मतलब क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी तुम जब ऑपोजिट साइड मतलब उसको घटाना शुरू किया है, जब तुम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी तुम घटा के जीरो बना दिया, दिखा है कि उसका अंदर में मैग्नेटिक, ये जीरो बना दिया मतलब क्या है, सारे मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसका वजह से इंडक्शन हो रहा था, तुम फील्ड को डायरेक्ट रिमूव कर दिया। फिर भी देख रहा है फेरोमैग्नेटिक सैंपल का अंदर में, एक फेरोमैग्नेटिक सैंपल का अंदर में थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बच गया, और जितना अमाउंट बच गया उसको कहते हैं कि रिटेंटिविटी, ये रिमेनेंस और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। समझ गया। अभी टू रिड्यूस मैग्नेटिज्म टू जीरो, अच्छा ये तो बता दिया, टू रिड्यूस मैग्नेटिज्म टू जीरो H इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन द रिवर्स डायरेक्शन। मैग्नेटिज्म तो इधर बढ़ गया था,
अभी क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिज्म को घटाने के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको बढ़ाना शुरू किया है। तब क्या होता है, बी इधर आके ये 0 में पहुंच जाता है। So the value reverse magnetizing field intensity H required for the residual magnetism of a sample to become 0 is called the coercivity of the sample. उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, coercivity of the sample। मतलब जो रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जितना वैल्यू के लिए, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का जितना वैल्यू के लिए, मतलब H जब रिवर्स वे पे तुम बढ़ रहा है, जो वैल्यू के लिए उसका अंदर में जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था वो 0 हो गया, वो वैल्यू को कहते हैं कोअर्सिविटी। क्या कहते हैं, Coercivity. कोअर्सिविटी कहते हैं, राइट। एनी डाउट इन इट, ऑन इट प्लीज। सर वापस बोलिए ना। देखो मेन बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब 0 कर दिया तुम, फिर भी देख रहा है कि उसका अंदर में फिर भी मैग्नेटिज्म रह जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी कहते हैं। अब रिटेंटिविटी टू 0 करने के लिए, जो मैग्नेटिज्म रेसिड्यू था उसको 0 करने के लिए हम लोग क्या किया है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को रिवर्स वे पे बढ़ाना शुरू किया है। एंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द रिवर्स मैग्नेटाइज्ड फील्ड इंटेंसिटी, मतलब रिवर्स H, residual magnetism of a sample becomes 0 is called coercivity of the sample. It is called coercivity of the sample. रिवर्स पे H को बढ़ा रहा है मैं, जो वैल्यू में जाके देख रहा है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म 0 में पहुंच गया सैंपल का, दैट पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, कोअर्सिविटी ऑफ द सैंपल। सर सर मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैं पढ़ाया था, जो होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द magnetic material normally, that is called a magnetic induction, that is known as B। और ability of the magnetizing field को हम लोग कहते हैं H। ability of the magnetizing field को हम लोग कहता है H। H और B सेम नहीं है, मैं H बढ़ा रहा है, इंडक्शन को बढ़ रहा है, नॉट लिनियरली बट बढ़ रहा है। दैट इज द मेन फंडा ऑफ हिस्टैरिसीस ना, तुम H बढ़ा रहा है और ये बढ़ रहा है, नॉट लिनियरली बट इट इज इंक्रीजिंग। फिर H घटा रहा है, ये घट रहा है, नॉट ऑन द सेम पाथ, दूसरा पाथ चूज कर लिया। जब H 0 हो गया, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको कहते हैं। वो जब 0 हो गया, उसका ना मैग्नेटिज्म रह गया, तो क्या करेगा, जितना मैग्नेटिज्म रह गया उसको कहता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। अभी क्या कर रहा है, मैं रिवर्स H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको रिवर्स वे पे बढ़ाना शुरू कर दिया। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टर्न्स इनटू 0, जो पॉइंट में जो रिवर्स H का वैल्यू के लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म 0 हो जाता है, उसको हम लोग कहता है कोअर्सिविटी। दैट इज द लॉजिक ना, समझ गए गेन? यस सर। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर हाँ रिवर्स में बढ़ाने का मतलब -1 -2 -3 हाँ, करके। ये बढ़ रहा है, हाँ ये साइड में बढ़ रहा है, जो डायरेक्शन में था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है।
माइनस प्लस का बात नहीं है, जो डायरेक्शन बढ़ रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। अगर तुम फर्स्ट वाला जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव पकड़ेगा तो अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ही पकड़ेगा, सिंपल बात है। तुम्हारा वर्ड ही सिंपल वही हो गया, नेगेटिव वैल्यू आएगा। हाँ जब क्या है जैसे टॉपिक क्या है? तो जब मैग्नेटिज्म जो रिवर्स में जा रहे हैं ना, तब मैग्नेटिक इनर्जी तो डायरेक्ट जीरो नहीं हो रहा, मतलब वो जीरो से और भी कम हो रहे थे ना। जो पॉइंट में जाके वो जीरो हो गया वो पॉइंट को कहता है कोएर्सिविटी। हाँ सर। उसके बाद में अभी तक आगे बढ़ा नहीं है। कोएर्सिविटी तो क्लियर है सबका? यस सर। यस सर। अब बोल रहा है देखो, अब ऑन फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ द एच ऑन द रिवर्स डायरेक्शन टू ए माइनस एच मैक्स to we reach the saturation point D and locate symmetrically the point A। देखो इसका जैसा ही, जैसे A मिला था सिमेट्रिकली, ऐसा लग रहा है कि A का शेडो है उल्टे साइड में, तो D पॉइंट में क्या होता है, तुम जब फिर रिवर्स डायरेक्शन में H को बढ़ेगा तो फिर मैग्नेटिज्म आ रहा है उसका अंदर में, इन द रिवर्स डायरेक्शन मैग्नेटिज्म आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन बन रहा है। B ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द रिवर्स साइड फील्ड, और डी में जाके मैग्नेटिक इंडक्शन, डी में जाके मैग्नेटिक इंडक्शन सैचुरेटेड हो जाता है और बढ़ता नहीं है, राइट। अब क्या कर रहा है, अभी रिवर्स साइड से इसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे डिक्रीज कर रहा है तुम देखोगे कि ये फिर दूसरा पाथ चुन लिया, इधर से बाहर क्या आया था, ये क्या हो गया, ये रिवर्स पाथ चुन लिया, फिर ई पॉइंट में पहुंच गया जहां पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गया, तो इसका अंदर फिर भी कुछ मैग्नेटिज्म बन गया, फिर उसको बढ़ा रहा है और ये भी घट रहा है, तो ये जगह में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हो गया था। फिर इधर जब पॉइंट में जाके एच देखो पहुंच गया इधर, तो ये जगह को हम लोग क्या कह सकते हैं, अगेन रिटेंटिविटी, अगेन कोएर्सिविटी हो गया। ये पॉइंट में एच बढ़ाया था, फिर तुम जब बढ़ाओगे, फिर जब तुम राइट डायरेक्शन में जब फिर एच को बढ़ाते रहोगे, वो देखो ये पहले फर्स्ट केस में क्या था, ये डायरेक्शन पकड़ लिया था, अब सेकंड केस में जब घूम के आ गया वो क्या होता है, देखो दूसरा साइड में जा रहा है। तो ऐसा करके एक लूप बना दिया है, दिस लूप इज नोन एज द हिस्टेरेसिस लूप, यू नो, दिस लूप इज नोन एज द हिस्टेरेसिस लूप। मतलब फर्स्ट इधर से इधर बढ़ा था, फिर घटा है कुछ और डायरेक्शन में, फिर जब तुम बढ़ाने जा रहा है देखो अलग डायरेक्शन में, तो ये जो लूप फॉर्म करता है, ये लूप फॉर्म को कहता है कि हिस्टेरेसिस लूप कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एनी क्वेश्चन? हाँ बोलो, हाँ बोलो। ई से ई कैसे है ना, कौन सा ई? डी पॉइंट से ई। हाँ तो क्योंकि तुम इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को तुम घटा रहा, अभी देखो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा था ना, अभी उसको घटाना शुरू किया है फिर रिवर्स डायरेक्शन से, अगर घटा रहा है तो क्या होगा, एक समय तो जीरो होगा, उस समय उसका अंदर मैग्नेटिज्म रहेगी। राइट, एनी डाउट? तो ये सर एक सेकंड, ये जो क्लोज्ड कर्व बन गया ए बी सी डी ई एफ, ए जो क्लोज्ड कर्व के बन गया, इसको हम लोग कहता है हिस्टेरेसिस लूप। हाँ बताओ कौन बोल रहा था? सर बोलो। सर एफ, और एक बार बता दीजिए ना एफ वाला पॉइंट को। एफ मतलब क्या होता है, इधर जाके जब जीरो हो गया फिर एच को बढ़ा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर बढ़ा रहा है, पहले जो डायरेक्शन में बढ़ाया था बढ़ा रहा है, तो क्या होता है, ये जब रेसिडुअल इसमें तो हो गया था, फिर ये घटना शुरू करेगा, जाके तब एफ में पहुंचा है, मतलब ये पॉइंट में आ गया, मतलब क्या होगा, मैग्नेटिज्म जीरो,
ऑफ फेरोमैग्नेटिक सैंपल, लेकिन तुम इधर रुका नहीं है, एज को फिर बढ़ाना शुरू किया है, एज को बढ़ाना शुरू किया मतलब ये लूप से फिर बढ़ रहा है, जाके फिर सैचुरेशन हो गया। तो ये जो लूप बन गया ए बी सी डी ई एफ ए, इसको कहता है हिस्टेरेसिस लूप, राइट। इतना तक ही पढ़ना है हमको हिस्टेरेसिस लूप को, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है। सर ई से एफ बढ़ रहा है ना, सॉरी, ई से एफ बढ़ रहा है। ई से एफ हाँ घट रहा है मैग्नेटिज्म, क्योंकि इसमें रेसिडुअल हो गया था ना, ऑपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिज्म आ गया था। हाँ। तो ये तो घट रहा है, घट के इधर पहुंच गया, जीरो पहुंच गया, अब फिर जब बढ़ना शुरू किया इधर से बढ़ना है। हाँ। क्लियर है? हाँ। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस बहुत सिंपली हम लोग पढ़ेगा, द प्रोडक्ट बी इंटू एच, बी इंटू एच, बी मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। एच मतलब क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये दोनों का एच जो है दैट इज बी, एच मतलब होता है बी बाई म्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच होता है ना, तो हम लोग एच का जगह बी बाई म्यू लिख सकते हैं। हम लोग देखा था ना म्यू मतलब क्या, बी बाई एच है ना, यस सर। तो हम एच इज बी बाई म्यू लिख सकते हैं। दैट मीन्स बी इंटू बी क्या होता है? बी स्क्वायर। म्यू मतलब म्यू नॉट म्यू आर लिखा था हम लोग। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और क्या होता है? ये जो एरिया, जो लूप का जो एरिया है, ये रिप्रेजेंट्स द एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब एनर्जी खर्चा होता है पर यूनिट वॉल्यूम इन मटेरियल। ये लूप से पता चलता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वो कैसे? बी का वैल्यू और एच का वैल्यू इनटू करके। जब तुम, कब होता है? जब कैरिड थ्रू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटाइजेशन चल रहा है, डिमैग्नेटाइजेशन चल रहा है, उस समय कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा होता है, एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप। और पार्ट ये होता है कि स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस वही होता है, इसका वजह से, हिस्टेरेसिस लूप का वजह से हम लोग पता चल जाता है ये कोई मटेरियल का, कोई मैग्नेटिक मटेरियल का रिटेंटिविटी क्या होता है, कितना है, कोएर्सिविटी कितना है, हिस्टेरेसिस लॉस कितना हो सकता है। इसका वजह से ये अगर तुम पता चलेगा तो हम लोग, ये हेल्प करता है हम लोग का जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर मेकिंग करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मेकिंग करते हैं, या फिर परमानेंट मैग्नेट मेकिंग करता है। अगर कोई मटेरियल का रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, हिस्टेरेसिस लॉस, ये सब अगर हम लोग प्रॉपर्ली जान गया, तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर मेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स मेकिंग करने के समय में मटेरियल चूजिंग के लिए हम लोग का हेल्प करते हैं। सर हाँ बोलो। सर हिस्टेरेसिस लॉस मतलब कितना एनर्जी इसमें लॉस हो जाता है जब ये बनता है ना ओ लोग, ओ कितना ओ एनर्जी लॉस हो जाता है, ये सब कैलकुलेशन में रखना पड़ता है। तो वही, और दो चीज मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का दो ठो ग्राफ, तो मैं ग्राफ ऐसे ड्राइंग करने बोलेगा कि मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ क्या है। तो जस्ट ये दो लिखा हो, देखो, ferromagnetic materials in which the magnetization disappears on removal of the external magnetizing field, इसको सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक
मटेरियल्स और किसको हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। उसका ग्राफ तो तुम प्रैक्टिस कर लिया, बट क्या होता है, किसको कहता है सॉफ्ट एंड किसको कहता है हार्ड। सॉफ्ट उसको कहता है जिसमें उसमें मैग्नेटाइजेशन हट जाता है। जैसे ही तुम मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दिया तो मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स हो जाता है। और हार्ड क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स retains magnetization even after the removal of the external magnetizing field, even after removal of the external magnetizing field. This is hard ferromagnetic materials. Examples लिखा हुआ है स्टील, एल्निको, लोडस्टोन। और सॉफ्ट का एग्जांपल लिखा हुआ है सॉफ्ट आयरन, स्टैलॉय, म्यू मेटल। बस, तो ये चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो गया। हम लोग टारगेट हम लोग अचीव कर लिया। कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेगा।